दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम प्रस्तुत कर रहे हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 3, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज की प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है, आपको बताना है। ब्यास, सतलज, झेलम और लूनी। तो आप जानते हैं लूनी दोस्तों सिंधु की सहायक नदी नहीं है, जबकि झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज ये नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो देखिए असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में से सही उत्तर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले प्रवेश करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व दिशा की ओर बहकर अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तीव्र मोड़ बनाते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? तो सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसको माजुली द्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, सिंधु, गोदावरी या कावेरी? तो सही उत्तर हो जाएगा देखिए भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। अलकनंदा और भागीरथी गंगा की दो स्रोत नदियां हैं। ये दोनों जब देवप्रयाग में आकर मिलती हैं तो इसका नाम गंगा हो जाता है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये नदी है कोसी। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खादर भूमि से क्या तात्पर्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा खादर भूमि नवीन उपजाऊ जलोढ़ से निर्मित मैदान होता है और मैदान का वह भूभाग जहां पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष आता है और बाढ़ के उपरांत जल पुनः लौट जाता है, वहां नदियों का जल अपने साथ नवीन उपजाऊ जलोढ़ मृदा जमा कर देता है। उन भूमियों को खादर भूमि कहते हैं और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा खादर प्रदेश का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए भूगोल से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण। कयाल किसे कहते हैं? तो दोस्तों कयाल जो है मालाबार तट पर नदियों पर बालू के जमाव से निर्मित लैगूनों को कयाल कहा जाता है। तो देखिए मालाबार तट पर नदियों पर बालू के जमाव के परिणामस्वरूप लैगून का जो निर्माण होता है उसी को कयाल कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस मैदानी भाग में कोलेरू, चिल्का और पुलिकट झील स्थित हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत के तटीय मैदान में। देखिए भारत के तटीय मैदान में कोलेरू झील, चिल्का झील और पुलिकट झील हैं और ये लैगून झील का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। आपके लिए प्रश्न है कि कोलेरू झील, चिल्का झील और पुलिकट झील कहाँ पर स्थित हैं? आप इन तीनों की अवस्थिति बताइएगा कि ये झीलें किस राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील दोस्तों ओडिशा में स्थित है और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, उत्कल कलिंग का मैदान किसे कहते हैं? तो दोस्तों आप जानते हैं कि ओडिशा के तटवर्ती मैदान को उत्कल कलिंग का मैदान कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, किस तटीय मैदान को उत्तरी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए कोरोमंडल तट दोस्तों, कोरोमंडल तट और गोदावरी और महानदी के मध्य का पूर्वी तटवर्ती मैदान उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी और महानदी के मध्य का पूर्वी तटीय मैदान ये आपका जो है दोस्तों उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए व्हीलर द्वीप कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है व्हीलर द्वीप दोस्तों ओडिशा में ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है, जहाँ पर भारत का मिसाइल परिक्षेपण परिसर स्थित है। तो व्हीलर द्वीप से भारत में मिसाइलों का परीक्षण और प्रक्षेपण किया जाता है। ये ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री हरिकोटा द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश में स्थित है, पुलिकट झील में। दोस्तों, श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह कौन सा है? लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या मिनिकॉय द्वीप? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह है और यह एक आर्कीपेलेगो का उदाहरण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छोटे बड़े कुल मिलाकर 572 द्वीप हैं, जिनमें 550 अंडमान में और 22 निकोबार द्वीप में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किन किन द्वीपों में ज्वालामुखी के प्रमाण मिले हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप और टाट द्वीप। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपर्युक्त सभी द्वीपों में दोस्तों ज्वालामुखी के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सैडल पीक, कैनेडी पीक, मलयगिरी या महेंद्रगिरी? तो सही उत्तर है सैडल पीक। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट सैडल है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलिफेंटा किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है एलिफेंटा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, एलिफेंटा जो है मुंबई के यानी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये अपतटीय क्षेत्र है मुंबई का, वहाँ पर एलिफेंटा स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल यानी मूंगा के अवशेषों से निर्मित है? तो उत्तर है लक्षद्वीप। दोस्तों, सागरी द्वीपों में लक्षद्वीप, जिसका अर्थ होता है 1,00,000 द्वीप समूह, ये प्रमुख रूप से मूंगा यानी प्रवाल मूंगा के अवशेषों से निर्मित द्वीप का उदाहरण है। अगला प्रश्न कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो याद रखिएगा, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कितने डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को कवरत्ती से अलग करता है? तो याद रखिएगा 9 डिग्री चैनल। दोस्तों, 9 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय द्वीप को कवरत्ती से अलग करता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुंबई ये किस द्वीप पर स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर सालसेट द्वीप। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हवाओं का मौसमी उलटफेर। तो याद रखिएगा, मानसून दोस्तों ये अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखिए, अक्षांशीय अवस्थिति, उत्तरी भाग में हिमालय पर्वतों का विस्तार, समुद्र तल से ऊंचाई और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी कारक भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भारत की जलवायु को कितने ऋतुओं में विभक्त किया गया है? 5, 3, 4 या 2? तो सही उत्तर है 4 ऋतुओं में विभक्त किया गया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लौटता हुआ मानसून भारत के किस राज्य के तटीय भागों में वर्षा करता है? ऑप्शन देखिए, केरल, गोवा, तेलंगाना या तमिलनाडु। तो सही उत्तर है तमिलनाडु। दोस्तों, कहा भी जाता है कि तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है। तो लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा करता है। और अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों ये शीत ऋतु में भूमध्य सागर से उठने वाले शीतोष्ण चक्रवात को कहते हैं और पछुआ जेट के सहारे भारतीय भूभाग में ये प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में लू नामक गर्म हवाएं चलती हैं? तो आप जानते हैं कि उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में जून जुलाई मई जून में दोस्तों तापमान जब बढ़ जाता है तो उस समय उत्तर पश्चिमी भाग में और उत्तरी भाग में गर्म तेज हवाएं लगभग 40 डिग्री सेल्सियस की चलने लगती हैं। इनको स्थानीय पवन के रूप में लू कहा जाता है और इससे लू से कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, जिनको हीट स्ट्रोक कहा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, तापमान और वायुदाब में किस प्रकार का संबंध होता है? तो सही उत्तर है तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। जब तापमान बढ़ता है तो वायुदाब कम होता है और जब तापमान घटता है तो वायुदाब बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, आम्रवृष्टि चक्रवात या तूफान भारत के किस भाग में प्रभाव डालती है? तो देखिए, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत या पश्चिमी भारत? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दक्षिणी भारत में। आम्रवृष्टि चक्रवात जो है ये दक्षिणी भारत में जो है आम की फसल इससे जल्दी पकने में सहायता मिलती है और ये दक्षिण भारत को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेरी ब्लॉसम किस राज्य के चक्रवात या तूफान का नाम है? असम, कर्नाटक, पंजाब या पश्चिम बंगाल? तो सही उत्तर है चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में काफ़ी की फसल में लाभदायक होता है और ये कर्नाटक में आने वाला चक्रवात या तूफान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वर्षा ऋतु की शुरुआत कब होती है? मई, जून, जुलाई या अगस्त? तो सही उत्तर है भारत में वर्षा ऋतु का समय जून से सितंबर तक होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। जून के समय सूर्य कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकने लगता है और यहाँ से दोस्तों भारत में वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून किसे कहा जाता है? आपको बताना है दक्षिण पश्चिम मानसून। देखिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये कौन सा मानसून है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें जो विषुवतीय निम्न दाब की ओर चलती हैं उनको दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है और विषुवत रेखा पार करने पर इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है और फिर इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा का लगभग कितने प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है? 60%, 91%, 40% या 100%? तो भारत में जो वर्षा है उसका लगभग 91% भाग दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मतलब अरब सागर से जो चलने वाला मानसून है उसी से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, अल नीनो किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है और इसके प्रभाव के कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं घटित होती हैं। अगला प्रश्न है, एक देखिए, भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? आपको बताना है। ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 5 प्रकारों में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, कटीले वन और पर्वतीय वन। ये 5 प्रकार है भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों के वर्गीकरण का। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ऐसे स्थान जहाँ वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो और तापमान भी अधिक होता है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में मेघालय क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में तथा पश्चिमी घाट की सह्याद्री में दोस्तों अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वन का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है। महोगनी, आबनूस, सिनकोना या स्प्रूस? तो सही उत्तर है स्प्रूस। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वनों की प्रमुख विशेषता इसकी अत्यधिक ऊंचाई और वृक्षों की सघनता है। पेड़ों के ऊपरी सिरों पर इतनी शाखाएं होती हैं कि ये छाते या वितान का आकार ले लेती हैं। महोगनी, आबनूस, बांस, बेंत और सिनकोना रबर उष्णकटिबंधीय वनों के उदाहरण हैं। स्प्रूस जो है उष्णकटिबंधीय वन का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानसूनी वन किसे कहते हैं? तो उत्तर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है और भारत के जिन भागों में वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है वहां उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वृक्ष का उदाहरण नहीं है? चंदन, शीशम, महुआ और चीड़? तो देखिए, चीड़ दोस्तों ये जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वृक्ष का उदाहरण नहीं है। आर्द्र पर्णपाती वृक्षों में चंदन, शीशम
आम, महुआ, त्रिफला और खैर तत् ये हैं प्रमुख रूप से मिलते हैं। चीड़ उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन के उदाहरण में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, हिमालय के पदीय भाग किस भाग के वनों से, किस प्रकार के वनों से आच्छादित हैं? तो जान लीजिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हिमालय के पदीय भाग उष्णकटिबंधीय जो है वनों से आच्छादित हैं और इस पेटी का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष साल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंदरी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टा जो है सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण ही कहा जाता है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में दोस्तों सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं और यहाँ मैंग्रोव और सुंदरी के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। गंगा, गोदावरी, कृष्णा इन जो है नदियों का डेल्टाई भाग जो है यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए मैं इसको स्टार कर रहा हूँ। भारत में सर्वप्रथम वन नीति या फॉरेस्ट पॉलिसी कब घोषित की गई थी? तो 1894 में 1894 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सबसे पहले वन नीति घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में वन नीति कब घोषित की गई थी? तो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत में पहली वन नीति 1952 में घोषित की गई थी। और अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है? तो उत्तर है आपका 1 जुलाई से 7 जुलाई तक भारत में प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को द्वारा मानव और जैव मंडल कार्यक्रम यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जिसको मैप कहा जाता है, ये कब शुरू किया गया था? तो 1973 यानी 1973 में यूनेस्को द्वारा कुछ देशों के मानव और जीवमंडल पर एक कार्यक्रम मैप शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में गिर शेर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष याद रखिएगा 1972 यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। भारत में गिर सिंह परियोजना की शुरुआत 1972 में हुई थी। और देखिए, भारत में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1975 में दोस्तों याद रखिएगा 1975 में भारत में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, गैंडा और हाथी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो देखिए, गैंडा परियोजना को 1987 और हाथी परियोजना 1992 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, गैंडा परियोजना भारत में गैंडा के संरक्षण के लिए 1987 में और हाथी परियोजना का उद्देश्य हाथियों का संरक्षण करना, ये 1992 में प्रारंभ किया गया था। और देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है? तो याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देखिए वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम क्रमशः कब बनाए गए थे? ये तीनों वर्ष आपसे पूछा गया है। देखिए, वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1980 का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है और दोस्तों जैव विविधता अधिनियम आपका 2002 का है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002। अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक यानी लाल किताब कौन जारी करता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है IUCN, ऑप्शन सी। दोस्तों, रेड डेटा बुक IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इस जो है इसका प्रकाशन करती है और इसमें सभी संकटग्रस्त जीवों को सूचीबद्ध किया जाता है। भारत में जो विलुप्तप्राय जीव हैं उनमें लाल पांडा, भालू, ऊदबिलाव, उड़न गिलहरी, एक सींग वाला गैंडा और जंगली गधे को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है बंगलुरु और ये भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में स्थापित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं और इनको भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसरो का गठन कब किया गया था? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इसरो का गठन 1969 में किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है।
और नासा ये नॉर्थ अमेरिका स्पेस एजेंसी, दोस्तों नेशनल एरो स्पेस एजेंसी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष जो है एजेंसी है, इसका गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1958 में, 1958 में दोस्तों नासा का गठन किया गया था। और इसके कार्यक्रमों में अपोलो, चंद्रमा अभियान, स्काई लैब, अंतरिक्ष स्टेशन और अंतरिक्ष शटल प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन प्राचीन ग्रंथों में जनगणना का उल्लेख मिलता है? देखिए, अर्थशास्त्र, आईने अकबरी, इंडिका, ए और बी दोनों में। तो सही उत्तर है अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य की कृति है, और अबुल फजल की रचना आईने अकबरी में जनगणना का उल्लेख मिलता है। आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक पद्धति और व्यवस्थित ढंग से जनगणना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? फ्रांस, स्वीडन, इंग्लैंड और जर्मनी। तो सही उत्तर है स्वीडन में 1749 में, 1749 में आधुनिक ढंग से पहली बार जनगणना स्वीडन में हुई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 3, जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साथ साथ उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।